हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में जीन इंटरैक्शन, जीन इंटरैक्शन के नंबर वन हेडिंग एलिलिक जीन इंटरैक्शन में कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और लेथल जीन्स, प्लियोट्रोफिक जीन्स, इन सबको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जीन इंटरएक्शन में नंबर 2 हेडिंग आता है नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शन। गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। ओके, तो आइए आज नॉन एलिलिक जीन इंटरएक्शन में देखते हैं। देखिए, नंबर 2 है, किसमें नंबर 2 है? जीन इंटरैक्शन में नंबर 2 हेडिंग है नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। ओके, तो देखिए, इनमें मेंडलीय नियमों के ऐसे विचलन होते हैं जिनमें किसी लक्षण के लक्षणा प्रारूप प्रकटन या फेनोटाइप में जीन्स के एक एलिलिक जोड़ी के प्रभाव को दूसरे एलिलिक जोड़ी के जीन्स बदल देते हैं। ओके, जीनों के कुछ पारस्परिक प्रभाव निम्न हैं। तो अगली हेडिंग आती है, या फिर इसे कह सकते हैं नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर 1 प्रबलता, जिसे इंग्लिश में इपीस्टेसिस कहते हैं। ओके, तो देखिए प्रबलता में क्या होता है। इस प्रभाविता में या फिर इस डोमिनेंस में एक एलिलिक जोड़ी का कोई जीन दूसरे एलिलिक जोड़ी के किसी जीन्स के प्रभाव को कम कर देता है या फिर पूर्णतया रोक देता है, उसे इपीस्टेसिस कहते हैं। जो जीन्स जीन के प्रभाव को रोकता है, जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, उसे इपीस्टेसिस फैक्टर, और जिस जीन की अभिव्यक्ति रुकती है उसे हाइपोस्टेटिस फैक्टर या फिर अप्रबल कारक कहते हैं। ओके, यह डोमिनेंस और रेसेसिव के समान ही है, किंतु इनमें दो कारक एलिलिक ना होकर के स्वतंत्र जीनों के रूप में होते हैं। और इपीस्टेटिस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है डोमिनेंट इपीस्टेसिस और एक होता है दूसरा होता है रेसेसिव इपीस्टेसिस। ओके, तो इपीस्टेसिस समझ में आया। इपीस्टेसिस में क्या होता है, एक एलिलिक जोड़ी का कोई भी जीन दूसरे एलिलिक जोड़ी के किसी भी जीन के प्रभाव को कम कर दे या फिर रोक देता है, पूर्ण रूप से रोक देता है, उसे हम लोग इपीस्टेसिस कहते हैं। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसे इपीस्टेसिस फैक्टर कहते हैं, और जिस जीन का अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन रुकता है उसे हम लोग हाइपोस्टेसिस फैक्टर कहते हैं। यह डोमिनेंस और रेसेसिव के समान ही होते हैं, किंतु इनमें एलिलिक फैक्टर ना होकर के स्वतंत्र जीन के रूप में होते हैं। ओके, और इपीस्टेसिस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डोमिनेंट इपीस्टेसिस और नंबर 2 है रेसेसिव इपीस्टेसिस। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, नंबर ए है डोमिनेंस
इपीस्टेसिस। ठीक, इसमें देखिए, इसमें 12:3:1 या 13:3 का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक, इसमें डोमिनेंस जीन केवल डोमिनेंस अवस्था में ही दूसरे जीन युगल यानी दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित करता है। ठीक, इपीस्टेसिस डोमिनेंस में क्या होता है आप समझ गए होंगे कि डोमिनेंस जीन केवल डोमिनेंस अवस्था में दूसरे जीन युगल के फेनोटाइप को विकसित नहीं होने देता। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, डोमिनेंस इपीस्टेसिस को चूजों के पंखों के रंग की वंशागति द्वारा समझा जा सकता है। ठीक, पंखों, हालांकि बुक्स में पृच्छ दिया गया है तो पृच्छ से कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि समझ में ना आए, इसीलिए जो है हम पंख लिख दिए हैं, मतलब क्लियर रहे, बात क्लियर रहे एकदम, कि मतलब कोई वर्ड कंफ्यूजन में ना रहे। ओके, तो उसके बाद देखिए, चूजे में 2 प्रकार के सफेद संकर यानी व्हाइट हाइब्रिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक, चूजा समझते हैं ना, मुर्गे के बच्चे की बात हो रही है। ओके, तो मुर्गी के बच्चे की, मुर्गे बोल दिए तो मेल को मत समझ लेना। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक, एक सफेद लेग हॉर्न, ठीक, और दूसरा जो है व्हाइट प्लाई माउथ रॉक हैंस। ठीक, दूसरा जो है व्हाइट प्लाई माउथ रॉक। ठीक, श्वेत लेग हॉर्न के श्वेत पंख जो होते हैं या फिर व्हाइट लेग हॉर्न के व्हाइट पंख जो होते हैं वह रंगीन पर प्रभावी होते हैं, एवं व्हाइट प्ले माउथ रॉक इनके जो सफेद पंख होते हैं, किसके? व्हाइट प्लाई माउथ के सफेद पंख जो होते हैं वह रंगीन पंख पर प्रभावी नहीं होते हैं, जबकि व्हाइट लेग हॉर्न के सफेद पंख रंगीन पंख पर प्रभावी होते हैं। व्हाइट फ्लाई माउथ के सफेद रंग का पंख रंगीन पंख पर प्रभावी नहीं होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब मेरा ये है कि व्हाइट लेग हॉर्न का सफेद पंख जो होता है वह रंगीन पंख पर प्रभावी होता है। ठीक, और व्हाइट फ्लाई माउथ का सफेद पंख जो होता है वह रंगीन पंख पर प्रभावी नहीं होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आइए अब देखते हैं उसे ग्राफ के माध्यम से। ठीक, क्रॉस करके देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक, एक व्हाइट लेग हॉर्न चूजा है और दूसरा है व्हाइट प्लाई माउथ। ठीक, व्हाइट प्लाई माउथ, यहाँ पर अगर फ्लाई कह दिए होंगे तो उसके लिए सॉरी, मतलब प्लाई है। ठीक, व्हाइट प्लाई PLYMOUTH। ठीक, व्हाइट प्लाई माउथ। ठीक, यहाँ पर हो सकता है व्हाइट बोर्ड चमक रहा हो तो इसलिए बोल दिए मीनिंग, उसको मतलब नोट कर लीजिएगा। और ये है व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट WHIT और LEGHORN। ठीक, लेग हॉर्न। उसके बाद देखिए इनमें जीन, कैपिटल I जीन और कैपिटल C जीन। ओके, उसके बाद फिर देखिए व्हाइट प्लाई माउथ में स्मॉल आई और स्मॉल सी जीन। ठीक, अब यहाँ से कैपिटल I से एक कैपिटल I जीन आएगा और कैपिटल C से एक कैपिटल C आएगा। ठीक, मतलब जीन आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, स्मॉल I
और स्मॉल सी, ठीक, दोनों के बीच संकरण होगा। तो F1 जनरेशन में, यहाँ पर F1 जनरेशन होगा, F1 जनरेशन में सभी के सभी चूजे जो होंगे वह सफेद रंग के होंगे, यानी सफेद पंख वाले होंगे। ओके, उसके बाद जब उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे गैमेट बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गैमेट बनाया नहीं है, डायरेक्टली लिख दिए हैं। आप लोग अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो अच्छे से आप गैमेट बना लेंगे, ठीक। तो देख लीजिए, बता दे रहे हैं फिर भी। इसका मतलब क्या होता है, जब जीरो बनाकर उसके नीचे प्लस का निशान होता है तो वो फीमेल होता है, ठीक, फीमेल का इंडिकेशन होता है। और जीरो बनाकर उसके ऊपर तीर का निशान बना हो तो वह मेल का इंडिकेशन होता है। ओके, तो देखिए, जब एक व्हाइट लेग हॉर्न और एक व्हाइट प्लाई माउथ चूजा, ठीक, दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी के सभी जो हैं, सभी के सभी चूजे व्हाइट पंख वाले प्राप्त होते हैं, ठीक। उसके बाद उनमें सेल्फिंग यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद देखिए कितने जो है व्हाइट पंख वाले चूजे प्राप्त होते हैं और कितने जो है रंगीन पंख वाले चूजे प्राप्त होते हैं, ठीक। देखिए, गैमेट, इसका गैमेट जब बनाएंगे तो आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई और कैपिटल सी, स्मॉल सी। ओके, तो कैपिटल आई जो है कैपिटल सी से जुड़ेगा तो क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल आई और कैपिटल सी, ठीक। उसके बाद फिर यही कैपिटल आई जो है स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा तो क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल आई और स्मॉल सी। ओके, अब ये स्मॉल आई जो है कैपिटल सी के साथ जुड़ेगा तो गैमेट बनेगा आई सी, सॉरी, स्मॉल आई और कैपिटल सी, ठीक। उसके बाद फिर यही स्मॉल आई स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा तो गैमेट बनेगा स्मॉल आई और स्मॉल सी, ठीक। अब हम लोग गैमेट बनाते हैं, ठीक। गैमेट बनाना मतलब अब जीन्स को जो है जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीन आई, कैपिटल आई और कैपिटल आई और कैपिटल सी आपस में जुड़ेंगे तो कौन से जीन बनेंगे, डबल कैपिटल आई और डबल कैपिटल सी, ठीक। उसके बाद फिर यही कैपिटल आई और कैपिटल सी जो है कैपिटल आई और स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा, डबल कैपिटल आई, कैपिटल सी और स्मॉल सी जीन बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर कैपिटल आई, कैपिटल सी, स्मॉल आई और कैपिटल सी के साथ जुड़ेगा तो कैपिटल आई, स्मॉल आई और डबल कैपिटल सी बनेगा, ठीक। फिर यही कैपिटल आई और कैपिटल सी स्मॉल आई और स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ओके, फिर कैपिटल आई और स्मॉल सी कैपिटल आई कैपिटल सी से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डबल कैपिटल आई और कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब फिर यही कैपिटल आई और स्मॉल सी कैपिटल आई और स्मॉल सी से जुड़ेगा तो गैमेट बनेगा डबल कैपिटल आई और डबल स्मॉल सी। ओके, उसके बाद फिर यही गैमेट जीन कैपिटल आई और स्मॉल सी स्मॉल आई और कैपिटल सी से जुड़ेगा, ठीक। तो गैमेट बनेगा कैपिटल आई, स्मॉल आई और कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक।
अगर मतलब बोलने में कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा। मतलब गैमेट बना है, गैमेट को बोलने में कैपिटल और स्मॉल बोलने में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। ओके, वैसे गलती नहीं होगी। ठीक, देखिए अब कैपिटल आई और स्मॉल सी जो है, स्मॉल आई और स्मॉल सी के साथ जुड़ेगा तो गैमेट या फिर जीन जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल आई और स्मॉल आई और डबल स्मॉल सी। ओके, अब फिर जो है स्मॉल आई और कैपिटल आई कैपिटल सी के साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आई डबल कैपिटल सी। ठीक, उसके बाद फिर यही इसके साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, फिर यही जीन इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, तो जीन बनेगा इस डबल स्मॉल आई और डबल कैपिटल सी। ओके, फिर यही जीन इसके साथ जुड़ेगा स्मॉल आई और स्मॉल सी के साथ। ठीक, तो जीन बनेगा डबल स्मॉल आई और एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। ओके, अब स्मॉल आई और स्मॉल सी जो है इसके साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, अब फिर यही जीन इसके साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आई डबल स्मॉल सी। ओके, फिर ये जीन इसके साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा डबल स्मॉल आई और एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। ओके, फिर यही जीन इसके साथ जुड़ेगा तो जीन बनेगा डबल आई डबल स्मॉल आई और डबल स्मॉल सी। ओके, तो अब हमें देखना है कि कितने जो है सफ़ेद रंग के चूजे, सफ़ेद रंग के पंख वाले चूजे और कितने रंगीन पंख वाले चूजे उत्पन्न हुए हैं या फिर पैदा हुए। ठीक, फेनोटाइप रेशियो मतलब उनका फेनोटाइप रेशियो जो है, चूजे का फेनोटाइप रेशियो या फिर लक्षणा प्रारूप रेशियो जो प्राप्त होता है हमें 13:3 के अनुपात में प्राप्त होता है। ओके, 13:3 का अनुपात बोले तो अगर सपोज दैट जो है 13:3 का अनुपात बोले तो 13 जो हैं सफ़ेद पंख वाले चूजे प्राप्त हुए हैं और 3 जो हैं रंजक या फिर रंगीन पंख वाले चूजे प्राप्त हुए। ठीक, उसके बाद फिर देख लीजिए इस संकरण में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह उनके मतलब वो किस प्रकार के जीन्स हैं। ठीक, देखिए आई जो है, आई को विरोधी फैक्टर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक, कैपिटल आई जो है उसे विरोधी फैक्टर के रूप में प्रयोग किया गया है और स्मॉल आई जो है अप्रभावी एलील है। ठीक, स्मॉल आई अप्रभावी एलील और यानी कैपिटल सी जो है वह रंगीन पंख वाले को प्रदर्शित करता है। ठीक, या फिर रंगीन का कारक है या फिर रंगीन का जीन है। ठीक, कौन? कैपिटल सी जहाँ जहाँ पर है वह रंगीन जीन को प्रदर्शित करता है। ठीक, और स्मॉल सी जो है अप्रभावी एलील है, उसी का अप्रभावी बोले तो रंगीन का अप्रभावी एलील है। ओके,
तो ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा कि आपको कैसे सफ़ेद प्राप्त हो गए। देखिए अभी हम लोग कैसे जो है, जब कैपिटल सी है यानी डोमिनेंस जीन है, तो भी यहाँ पर कैसे जो है सफ़ेद रंग का चूजा प्राप्त हो गया, सफ़ेद रंग के पंख वाला चूजा कैसे प्राप्त हो गया। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो डोमिनेंस जीन जो होते हैं वह डोमिनेंस वाले को ही प्रभावित करते हैं। ठीक, कैपिटल सी जो है डोमिनेंस है और आई जो है यह विरोधी जीन है, मतलब डोमिनेंस को रोकने वाला, कि तुमको एक्सप्रेस हम नहीं करने देंगे, यानी तुमको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर कैपिटल आई है यानी विरोधी जीन है, वहाँ वहाँ पर सभी के सभी चूजे सफ़ेद पंख वाले होंगे। और क्योंकि आपको पता है व्हाइट लेगहॉर्न में व्हाइट रंग जो है वह रंगीन पर प्रभावी है, यानी डोमिनेंस है रंगीन वाले पर। तो रंगीन का जीन क्या है, कैपिटल सी है। और ए जो है आई क्या है, विरोधी जीन है, रोकने वाला जीन है, मतलब एक्सप्रेस नहीं तुम्हें हम करने देंगे। ठीक, तो और व्हाइट प्लाईमाउथ का जीन जो है, व्हाइट प्लाईमाउथ का जो सफ़ेद रंग है वह रंगीन को प्रभावित नहीं करता। ओके, तो जहाँ पर आई है यानी विरोधी जीन है ना, ये मतलब हम रोकने वाले जीन है, यानी तुमको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो यही बात है कि जहाँ पर आई जीन है वह रंजक को एक्सप्रेस यानी दबा एक्सप्रेस नहीं होने देगा, या फिर रंजक को या फिर रंगीन पंख वाले जीन को दबा के रखेगा। ठीक, तो इस चेकर बोर्ड में जहाँ जहाँ पर आई है यानी विरोधी जीन है, वहाँ पर चूजे जो हैं सफ़ेद पंख वाले ही होंगे। ठीक, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि व्हाइट लेगहॉर्न का सफ़ेद रंग जो है रंगीन पर प्रभावी है। ओके, तो देखिए जहाँ पर आई है वहाँ पर ये जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डोमिनेंस जीन केवल डोमिनेंस अवस्था में दूसरे जीन के फेनोटाइप या लक्षणा प्रारूप को दबाता है या फिर उसे विकसित होने नहीं देता। तो कैपिटल आई डोमिनेंस है ना, और विरोधी जीन है, इस डोमिनेंस जीन को रोक दे रहा है, मतलब तुम अपना लक्षण नहीं एक्सप्रेस कर सकते हमारे होते हुए का मतलब जहाँ पर आई जीन है वहाँ पर रंगीन पंख वाले चूजे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए फिगर में कितने व्हाइट रंग के चूजे प्राप्त हुए, पता चल गया 13, और 3 जो है रंगीन चूजे प्राप्त हुए हैं। ओके, यही है तीनों, देखिए रंगीन चूजे हम कलर से मतलब इंडिकेट कर दिए हैं। देखिए रेड कलर के जो तीनों हैं, इसमें देखिए कैपिटल आई जीन है, कैपिटल आई यानी विरोधी जीन नहीं है ना, इसीलिए रंगीन चूजे प्राप्त हो गए। अगर इसमें भी कैपिटल आई यानी विरोधी जीन होता तो ये तीनों चूजे भी सफ़ेद पंख वाले ही होते। ठीक, और तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने इस चेकर बोर्ड में कितने डोमिनेंस विरोधी और रंगीन कारक हैं, यानी रंगीन जीन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 ऐसे हैं जिसमें रंजक यानी रंगीन और विरोधी जीन उपस्थित हैं। ठीक, 9 ऐसे चूजे हैं जिनमें रंजक और
रंजक मीन्स रंगीन और विरोधी जीन दोनों उपस्थित हैं, लेकिन रंगीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि विरोधी जीन है, दबा के रखा है उसको। ओके, और इसमें से कितने जो हैं रंजक और विरोधी जीन अप्रभावी हैं, तो एक ही है। रंजक और विरोधी जीन जो है अप्रभावी एक ही है। ओके, रंगीन पंख वाले चूजे तभी प्राप्त होंगे जब रंजक यानी रंगीन जीन डोमिनेंस होगा और विरोधी जीन जो होगा वह रेसेसिव होगा यानी स्मॉल आई होगा, तभी जो है रंगीन पंख वाले चूजे प्राप्त होंगे। ओके, उसके बाद अब नंबर 2 आता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।